Hello everyone on the yet another video on Be Educare channel that is on legal reasoning. So ये जो वीडियो आज का है वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ना सिर्फ लॉ सीईटी के लिए बल्कि लॉ क्लैट एग्जाम जो दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ यू. सो ये जो लॉ सीईटी है, आपने अभी मैंने पिछली बार एक वीडियो अपलोड किया था ऑन द स्ट्रेटेजी कि लॉ क्लैट का जो एग्जामिनेशन आ रहा है वो है 1 दिसंबर को. एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं. बहुत लोगों को लीगल रीजनिंग इजी भी लगता है, बहुत लोगों को डिफिकल्ट भी जाता है. सो फॉर देम आई एम हियर with this particular video in which I will be clearing most of the doubts of yours. I hope I will be clearing all of them. But yes, ये उनके लिए भी है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ना सिर्फ 2024 में पेपर दे रहे हैं बल्कि जो 2025 में भी अप्लाई करने जा रहे हैं. सो ये दोनों लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एंड एंड तक, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए. सबसे पहले क्वेश्चनिंग देख लेते हैं. क्वेश्चन पे जाने से पहले ओके, सी क्या होता है, यूजुअली जब हम कोई क्वेश्चन देखते हैं या पढ़ते हैं लीगल में, आप प्लीज प्रिंसिपल्स को ध्यान से समझिए. मैनी ऑफ द क्वेश्चंस विल नॉट प्रोवाइड यू विद द प्रिंसिपल, दे विल डायरेक्टली गिव यू द फैक्ट्स और ऑप्शंस देंगे आपको. तो आपको उसमें से बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है. ये तभी होता है, प्रिंसिपल के बिना तभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन द क्वेश्चन एंड द फैक्ट्स इज क्रिस्टल क्लियर. एंड आपको उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है. आपको इजीली समझ में आ जाता है कि इसका रिप्लाई जो है या इसका जो आंसर है वो क्या होगा. तो ये जो होता है वो बहुत ही इजी होता है समझने के लिए. ठीक है. अभी मैं बात कर लेती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की. ठीक है. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल में 70% ऑफ क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाता है. ठीक है. 70% आंसर ऑलरेडी विल बी मेंशन इन योर प्रिंसिपल. तो उसके बेसिस पे आपको फैक्ट समझना है विच इज लाइक अ स्टोरी. एंड उसी पे ही आपको आंसर जो है आपका देना पड़ता है. तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो सिमिलर है आपकी लीगल रीजनिंग से रिलेटेड, जो मैं आप तक लेकर आई हूँ. तो लेट्स सॉल्व इट. सो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इसमें पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सभी को बता देना चाहती हूँ. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए समझना कि कॉन्सेप्ट जो जुडिशियल रिव्यू का है वो जो फर्स्ट फॉर्म हुआ था वो हुआ था यूएसए में. ध्यान से देख लीजिए, यूएसए में हुआ था. एंड यूएसए में इसलिए हुआ था क्योंकि जैसे कि पहले के जमाने में कोर्ट्स नहीं होते थे, ईआईसी होता था. ठीक है. तो ईआईसी के टाइम पे मेनी थिंग्स वर डिफरेंट. सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यूएस ने इसको पहली बार अडेप्ट किया था. ठीक है. इंडिया के लिए अडेप्ट किया था. ठीक है. सो वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज बोरोड फ्रॉम द यूएस एंड अडेप्टेड फॉर इंडिया. यूएस से लिया गया था और इंडिया में इसको अडेप्ट किया गया था. सो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज ड्राफ्टेड बाय बी.आर. अम्बेडकर. तो इसको बनाने में कितना समय लगा बता देती हूँ आपको. मेक अ नोट ऑफ इट बिकॉज एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं लीगल रीजनिंग में ना सही तो जीके एंड करंट अफेयर्स में आपको पूछा जा सकता है. सो इट टुक ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 18 days फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर्म. ओके. अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो है आस्था हु इज अ वेरी गुड पेंटर इज ऑल्सो अ पेशेंट इन अ मेंटल asylum who at intervals is of sound mind. During one of these intervals, she entered into a relationship with Lopamudra to paint a picture of her for a specified amount. She, however, asked Lopamudra to pay her the entire amount in advance. 1 month later, on the day of delivery of the painting, Astha refused to perform the contract, saying that she suffers from insanity. Can Lopamudra force performance? अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल पहले नहीं दिया है, ध्यान से देख लीजिए. पहले फैक्ट्स दिया है. आई हैड मेंशन फैक्ट्स फर्स्ट.
यूजुअली फैक्ट्स पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत पजल हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि सी देयर इज ऑलवेज बी अ सिचुएशन वेयर इन यू विल बी फीलिंग, but on the basis of your what we say principle, your half of the doubts will be solved. So यहाँ पे मैं आपको principle भी पढ़ के एक बार बता देती हूँ, so that it will be easier for us to understand the answer, the correct option. So a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. आपको साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया जाता है, वेर इन यू हैव बीन गेटिंग टू नो अबाउट सर्टन फैक्ट्स कि अगर कोई इंसान साउंड माइंड में होता है, यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी के दौरान अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो उसके क्या क्या चीजें निकल के आती है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी इन द कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड. अगर आप साउंड माइंड के नहीं होते हो, अनसाउंड माइंड के होते हो, एट दैट टाइम द कॉन्ट्रैक्ट विल ऑटोमेटिकली बिकम नल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई आधार नहीं होता. ओके, सो नाउ आई विल बी रीडिंग द ऑप्शंस हियर. Yes, because Asta was of sound mind when she entered into the contract. Second, no, because Asta had been of unsound mind even while the contract was signed, which is proved by the fact that she was admitted in an asylum. Yes, because a good painter can paint irrespective of his or her mental stability. Or no, because it was silly on Lopamudra's part to enter into a contract with a mental patient admitted in an asylum. So यहाँ पे correct option होगा, वो आपका option होगा number B. I know many of you must be feeling कि A होगा, but the correct option is B. Why I am telling you कि एक तो आस्था जो थी वो unsound mind की थी, ठीक है. Even while the contract was signed, which is proved by the fact that she was admitted by an asylum. वो asylum में admitted थी, ठीक है. ये already पता था किसको, लोपामुद्रा को. So जब पता था तो एक तो obviously C आप बोल सकते हो कि D भी हो सकता है, क्योंकि उसको पता था फिर भी उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाया. So C सामने वाला कुछ भी कर सकता है फायदा उठाने के लिए. The person can do anything to you in order to gain money. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज दैट अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, तो ये खुद बता देता है कि who is the person who will be held liable. So can Lopamudra force performance? No, she cannot force the performance because Asta had been of unsound mind even while the contract was signed, which is proved by the fact that she was admitted in an asylum. ठीक है. So moving on the next question. Principle says that mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud unless the circumstances of the case are such that on close examination it is found to be the duty of the person keeping silent to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech. सबसे पहले mere silence को आप किसी की हाँ नहीं समझ सकते हो, that a person is saying the yes, until and unless that person is forced to say, फ्रॉड्यूलेंट वे में, मिसअप्रोप्रिएट वे में, और या तो कोएशन से यानी कि फोर्स या प्रेशर से, तो तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ इसने ऐसा बोला होगा. लेकिन मेयर साइलेंस को यू कैन नॉट प्रिटेंड टू बी अ एक्सेप्टेंस. Fact says X sells by auction to Y a horse which X knows to be of unsound state of mind. X says nothing to Y about the horse unsound state of mind. Give the correct answer. अभी एक्स ने कुछ सेल किया, ठीक है, ऑक्शन पे वाई को, अपना घोड़ा जो है वो सेल किया. अभी यहाँ पे एक्स को पता था कि उसका जो घोड़ा है, हॉर्स है, दैट इज ऑफ अनसाउंड माइंड. नाउ इन दैट केस जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो ये चीज के बारे में उसने, अपने हॉर्स के अनसाउंड माइंडनेस के बारे में उसने वाई को कुछ भी नहीं बताया. तो ये क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं आप. फर्स्ट, एक्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर फ्रॉड. B, X can be held liable for misrepresentation. X cannot be held liable because he did not say anything positive about the mental state of the horse. या X cannot be held liable because it is the buyer who must be aware of the things. तो क्या लगता है इसमें से क्या सही ऑप्शन होना चाहिए? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी. यस,
यहाँ पे X cannot be held liable because he did not say anything positive about the mental state of the horse. उसने कुछ बोला ही नहीं ना उसके लिए. अगर आप देखोगे आपको लग रहा होगा कि X can be held liable for fraud, right? But A is not a correct option. यहाँ पे पढ़ लीजिए principle. Mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud. ठीक है, वो फ्रॉड नहीं है. जब तक कि क्लोज एग्जामिन में आके अगर वाई पूछता कि वाई ने भी हॉर्स के बारे में कुछ पूछा नहीं और उसने कुछ पूछा नहीं तो एक्स ने भी कुछ नहीं बताया, तो उसने पॉजिटिव भी कुछ नहीं बताया, नेगेटिव भी कुछ नहीं बताया, इसलिए यहाँ पे उसको आप हेल्ड लाइबल नहीं बोल सकते हो. तो एक्स कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल. ऑलराइट, मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट वन. तो ऐसे ना आप ध्यान देना है, आपको ऐसे कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. थरली प्रिंसिपल को देखिए, फैक्ट्स को देखो एंड ऑप्शन को देखो, 2-3 बार समझो, पढ़ो अच्छे से एंड देन आंसर द क्वेश्चन. ऑलराइट, देन फोर्थ वन इज, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. ध्यान से सुनिए. डॉक्टर मॉर्टाइमर परफॉर्म्ड अ किडनी ऑपरेशन अपॉन जेम्स फॉर रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स. James was already affected by HIV. Dr. Mortimer had warned James of all the possible risks. James, out of his own volition, decided to undertake the risk and signed a bond certifying the same. James died of hemorrhage as a result of the operation. अब यहाँ पे बात ये आती है कि देखो आपको लीगल मैगजिम में, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम ऑफ लीगल रीजनिंग, जिसके अंदर आपको एक चैप्टर होता है लीगल मैगजिम का. एक लीगल मैगजिम है जिसका नाम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब होता है जब आप विलिंगली खतरे को खुद इनवाइट करते हो, व्हेन यू नो दैट देयर कैन बी अ रेपरकशंस ऑफ द सेम व्हेन यू आर कमिटिंग समथिंग व्हिच एक्चुअली हैज अ रिस्क फैक्टर, बट फिर भी आप वो कर रहे हो. तो यहाँ पे भी वही होता है. यहाँ पे भी डॉक्टर मॉर्टाइमर ने ऑलरेडी इसके बारे में जेम्स को बताया था कि किडनी ऑपरेशन के बाद उसके साथ क्या हो सकता है और क्या चीजें रिस्क फैक्टर हो सकती हैं. तो भी उसने, जेम्स ने जो है, उसने ये डिसाइड किया कि वो ये रिस्क लेगा एंड ही विल बी साइनिंग द बॉन्ड बाय सर्टिफाइंग द सेम. सो यहाँ पे हम डॉक्टर को गिल्टी बिल्कुल नहीं बोल सकते. ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से अपना काम किया था, तो जेम्स ने नहीं सुना था. तो बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर इज नॉट गिल्टी. Okay, the next one is when the consent of a party to a contract has been obtained by undue influence, fraud or misrepresentation, the contract is considered to be what? So यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे undue influence था, fraud था, misrepresentation था, ये contract जो हो जाता है वो हो जाता है voidable contract. So the correct option is option number B. Okay. Next question. Ranveer, a con man by profession, was sitting in his lawn with some stolen books by William Shakespeare. Suddenly, his neighbor Anushka entered and tried to snatch away those books from him, saying that they belonged to her. As it turns out, she was right. Still, Ranveer sues Anushka for trespass to goods. Will he succeed? अभी यहाँ पे बात हो रही है टॉट की. टॉट में आपने ये ट्रेसपासिंग का सुना होगा, विच इज अनदर चैप्टर इन योर बुक. सो वहां पे लीगल रीजनिंग के अंदर जब आप टॉट पढ़ते हो, आप देखते हो व्हाट आर सिविल रॉन्ग, व्हाट आर क्रिमिनल रॉन्ग, एंड ट्रेसपासिंग जो है यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी पे आप, दूसरे की प्रॉपर्टी पे आप बिना बताए नहीं एंटर हो सकते विदाउट देयर परमिशन. तो क्या चीजें होंगी? प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं फटाफट से. टू टेली योर फैक्ट्स विद द सेम. Interference with someone's possession or enjoyment of movable property constitutes the tort of trespass of goods. अब भले ही अनुष्का सही है, उसके बुक्स हैं एंड जिसको रणवीर ने चुराया था, लेकिन यहाँ पे रणवीर इजीली स्यू कर सकता है अनुष्का को, बिकॉज अनुष्का ने क्या किया? ट्रेसपास किया ना, उसकी प्रॉपर्टी पे आई, वो पोजेस किया and without confronting him or for the same, उसने ये चीजें की. So यहाँ पे क्या क्या सही आंसर रहता है? The correct answer is option A. Option A is the correct one, wherein yes, because the books were in रणवीर possession, रणवीर की possession में थी, इसलिए trespass एक tort होता है which is against the possession and not against the ownership. So the correct option will be option A. So ये जो लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सी इट इज रिलेटेड टू न्यूसेंस, अगेन अ पार्ट ऑफ थॉट.
तो यहाँ पे आपको समझना है, इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन अगेन। एक तरफ है प्राइवेट न्यूसेंस, एक होता है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस वो होता है जब आप लाउड स्पीकर पे साउंड सुन रहे हो आफ्टर 10 o'clock एंड यू आर डिस्टर्बिंग एवरीवन। तो 10 बजे के बाद, ठीक है, एंड 10 बजे के बाद आप अगर लाउड स्पीकर पे म्यूजिक चलाते हैं तो वो एक इलीगल चीज है, हम सबको पता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये चीज ये जो यहाँ पे फैक्ट्स दिया है केस का, उसमें बोला है कि यहाँ पे दो दोस्त होते, दो नेबर्स होते हैं, एंड सिंस 25 years तन्वी इज प्रैक्टिसिंग नृत्य नाट्यम बिफोर सनराइज ईच मॉर्निंग। सनराइज के बाद कहा जाता है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप अपने आप को, अगर यू आर डूइंग वट एवर इन योर ओन स्पेस, इट इज गुड, बट इफ इट इज डिस्टर्बिंग अदर पीपल देन इट इज अ रॉन्गफुल एक्ट। तो यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, यू माइट बी फीलिंग कि वट एवर शी वॉज डूइंग, whatever Ashrita was doing was in her own property, inside her own house, लेकिन उससे दूसरों को तो तकलीफ हो रही है ना, ठीक है। एंड इसमें आप एक और चीज यहाँ पे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जस्ट check it out, this thing, this line, before sunrise, there is a rule, after 10 o'clock in the night and after sunrise whatever you wanted to do you can do, but between that time, रात के 10 बजे से लेके सनराइज तक आप पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, न्यूसेंस नहीं फैला सकते हो। अगर ये लाइन यहाँ पे नहीं होती बिफोर सनराइज की, तो यहाँ पे अश्रिता वुड नॉट बी हेल्ड लायबल, बिकॉज वो अपने घर में कर रही थी एंड शी, बिकॉज ऑफ हर नॉइज, बिकॉज ऑफ हर साउंड ओनली तन्वी वॉज डिस्टर्बिंग, सिर्फ वही डिस्टर्ब हो रही थी और किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। बट बिकॉज ये बिफोर सनराइज वाला जो टर्म है हमने ऐड किया, यहाँ पे गलती अश्रिता की थी, बिकॉज देयर इज नो रूल कि आप सनराइज से पहले जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड साउंड चीजें हैं या लाउड स्पीकर है वो आप चला सकते हो, ठीक है। And she was dancing on the beats of a music system on a very loud volume, तो यहाँ पे definitely she will be held liable, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो Ashita is liable because her dance practice caused unreasonable interference with Tanvi's sleep, which was her right, ठीक है। तो yes, that's all for today. I hope ये questions आपको थोड़े बहुत help मिलेंगे इससे, कि आप इसको अच्छे से solve कर पाएंगे, because see, legal reasoning is having some important place in your entrance exam. This is something where you can score maximum of marks. So it's a humble request for all of you to just pay attention on whatever questions has been asked from the perspective of legal reasoning. And yes, thank you so much for watching. Happy learning to all of you.